Hey, hello guys. I am back with a new video that is of class 7th, and this is the section of civics and the chapter name is democracy. This is the first chapter of our class 7th SST. Alright, so we will be studying this chapter democracy in more details. Before proceeding further, I would like to know that I hope you all are doing good and you all must be safe, secure, and I hope you all must be studying very well. I hope the topics are getting cleared, and if any doubt, you have the option to raise your doubts in the comment section. Alright, so आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम है डेमोक्रेसी. ठीक है, और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आइए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है, नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डेमोक्रेसी, और ये सिविक्स सेक्शन का है, पहला चैप्टर क्लास 7th का. ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी, ये पूरा का चैप्टर इसी वर्ड पे जो है रिवॉल्व करता है. ठीक है, डेमोक्रेसी पे ही. तो जानेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है. ठीक है, तो अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, जहाँ पे लोगों को अपना उसका इक्वल जो लोग है, ठीक है, उसको सबको जो है इक्वल बिफोर द लॉ माना गया, यानी कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया है. ठीक है, तो इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि सबको जो है एक समान माना गया है कानून के सामने. ठीक है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इज अनजस्ट, यानी कि हर एक सिटीजन को जो है वो जो भी गलत काम हो रहा है, ठीक है, जो भी गलत काम हो रहा है उसको चैलेंज करने का अधिकार हमारा कानून देता है. क्लियर? अनजस्ट मतलब कोई गलत काम. ठीक है, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हमारे कंट्री में, इंडिया में है. ठीक है, तो उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. तो देखेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है और बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से वो अलग कैसे है. क्लियर? सो टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू अंडरस्टैंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से है. एक है एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि रूल बाय किंग और क्वीन, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, और जो या फिर जैसे हाँ जो रूलर होता है वो या तो किंग हो या क्वीन होता है. ठीक है, और एक होता है डिक्टेटरशिप. तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि रूल बाय एन इलेक्टेड, यानी कि बिना इलेक्टेड किया हुआ एक पावरफुल पर्सन जो कि सब पे राज करता है. ठीक है, रूल बाय एन अनइलेक्टेड, यानी कि बिना किसी के द्वारा इलेक्ट किए हुए एक पावरफुल पर्सन होगा जो सब पे अपना राज चलाता है. डिक्टेट मतलब अपने पावर्स को दूसरों पे चलाना. ठीक है, इन दिस बोथ द गवर्नमेंट्स हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो हेड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एंड अबव द लॉ, और वो कानून से भी ऊपर माना जाता है, यानी कि अगर वो चाहे तो कानून को उसी समय बदल सकता है अपने हिसाब से. दे आर नॉट अकाउंटेबल टू पीपल, और वो अपने सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. ठीक है, वो सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी कि अगर गलत हो रहा है, अगर वो चाहेगा तो गलत ही होगा, अगर सही हो रहा है तो अगर रूलर चाहेगा तो सही ही होगा, यानी कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है, या ना ही कोई उस पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है. ठीक है, उसके डिसीजंस पे, तो वो सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है. ठीक है, वहीं अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, इन डेमोक्रेसी पीपल रूल, यानी कि डेमोक्रेसी पे किसका राज होता है? लोगों का, सिटीजन्स का, जनता का. ठीक है, वो रूल करते हैं अपने हिसाब से. पीपल आर इन्वॉल्व इन इलेक्शंस इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट करने का, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है, यानी पीपल को दिया जाता है, यानी कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने हिसाब से अपने रूलर को चूज कीजिए. ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज है कि जो जनता के हक में हो, ठीक है, वही लोग चूज करेंगे, जो उनके लिए सही माना जाएगा उसी को लोग चूज करेंगे. बट क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की
और डिक्टेटरशिप, इसमें जो है सिटीजन्स का रूल बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसमें वो खुद ही पावरफुल होते हैं, खुद ही अपना कानून, खुद ही अपना डिसीजंस वो लेते हैं। जो सही व सही गलत उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। बस डिसीजन लेने से मतलब है, अगर उनको अपने हिसाब में अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वो कैंसिल, ठीक है। अब देखो जो डेमोक्रेसी है वो दो पार्ट्स में होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि रूल बाय पीपल, ठीक है, रूल फॉर द पीपल और रूल ऑफ द पीपल, यानी कि लोग रूल करेंगे उस पे, ठीक है, लोगों का रूल होगा, क्लियर, और लोग जो है अपने रूलर को चूज करेंगे। तो पहला है तुम्हारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। वो एक ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें लोगों को डायरेक्टली अधिकार दिया जाता है अपने हेड को चूज करने का, ठीक है। डायरेक्ट वोटिंग होती है उसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, जैसे वार्ड कमिश्नर का इलेक्शंस, ठीक है। तो वार्ड कमिश्नर के इलेक्शंस में क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज नहीं करते। हम मान लो फॉर एग्जांपल वार्ड 32, या अगर मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा वार्ड 32 है, ठीक है, और वार्ड 32 से जो है एक ये और एक ये, ए और बी दो पर्सन्स खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो वोट जाएगा वो डायरेक्टली इन्हीं को जाएगा और या फिर इन्हीं को जाएगा, इसके अलावा बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्लियर। तो ये होता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हम रूलर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्लियर। उसी तरह दूसरा इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि इनडायरेक्ट, यानी कि हम किसी और को चूज करते हैं और वो जो है मिलके किसी हेड को चूज करेंगे। जैसे हमारा लोकसभा का इलेक्शन, जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग अपने एमपीज को चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य को चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए आरा की, तो आरा में आर के सिंह को हमने चूज किया, ठीक है। वैसे बहुत सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से अलग अलग चूज हुए होंगे बीजेपी के मेंबर्स, ठीक है, या फिर कांग्रेस के, जो भी पार्टी हो। तो वो उनकी मेजोरिटी जब ज्यादा हो जाती है, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो जितने भी हमने जिनको चूज किया था, जिनको पब्लिक ने चूज किया था, ठीक है, अब वो जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारे मिलकर जो है एक प्रधानमंत्री को चूज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे हमारे इंडिया में इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, क्लियर। अब हर स्टेट से हर एक क्या है मेंबर्स खड़े होते हैं, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर विधानसभा से एक एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है। मान लो इसमें से 75% जो है ये जीत गए, फॉर एग्जांपल बीजेपी, मान लो ये बीजेपी के जीत गए, ठीक है। तो अब ये तो जीत गए, क्लियर। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो है इनमें से किसी एक को ये चूज करेंगे जो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। यानी कि हमने इनको वोट दिया था, डायरेक्टली प्रधानमंत्री को वोट हमने नहीं दिया था, यानी कि हमने इनडायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री को चूज किया है। और ये कौन है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चूज किया। हमने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को वोट नहीं किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट किया अपने, और इन्होंने जो है मिलकर प्रधानमंत्री को चूज किया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच रूलर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम अपने इनडायरेक्टली चूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, यानी कि पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी। कई कंट्रीज में क्या होता है कि हमें जो है हेड ऑफ द कंट्री चूज करने का मौका जो है लोगों को मिलता है। हेड ऑफ द कंट्री चूज करने का मौका किसको मिलता है, पीपल को मिलता है। यानी कि वो भी जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। यानी कि अगर हेड ऑफ द कंट्री की बात की जाए तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो प्रेसिडेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, ये भी पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली। जैसे प्रधानमंत्री का होता है उसी तरह प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन किया जाता है, तो वो भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। इसलिए जो इंडिया को है एक रिपब्लिक भी कहा जाता है,
तो डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है और रिपब्लिक भी कहा जाता है साथ साथ इंडिया को, यानी कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि इनडायरेक्टली अपने प्रधानमंत्री को चूज करने का हमें मौका मिलता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी चूज करने का मौका मिलता है, और साथ साथ हेड ऑफ द कंट्री को भी चूज करने का मौका हमें मिलता है, यानी कि हेड ऑफ द कंट्री कहने का मतलब है एक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो इंडिया को जो है इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। और जो 26 जनवरी को है, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन जो है हमें अधिकार मिला था कि अपने प्रेसिडेंट को चूज कर पाए, ना कि संविधान लागू होने के कारण। ये बात याद रखना कि ना कि संविधान लागू होने के कारण हम लोग उसको रिपब्लिक डे कहते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं रिपब्लिक डे क्योंकि हमें उस दिन जो है प्रेसिडेंट चूज करने का मौका मिला था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए इंडिया को जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या है फर्क। ठीक है, और कोई भी अगर वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर टॉपिक समझ नहीं आया, कोई लाइन समझ नहीं आया, कोई वर्ड समझ नहीं आया आप लोगों को, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ पहला टॉपिक। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आगे अपने। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि रूल ऑफ द कॉमन पीपल। इट इम्प्लाइज दैट रूल ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कि आम आदमी का राज, आम जनता का राज। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ हमारा, वो एक ग्रीक वर्ड जो कि है डेमोक्राटिया, वहां से डिराइव किया गया है। ठीक है, यानी कि डेमोस मतलब कॉमन पीपल एंड क्रेटोस मतलब पावर। ठीक है, यानी कि कॉमन पीपल का पावर। क्लियर। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है चेंज सिंस टाइम, यानी कि जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है एज पर द नीड्स। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे जो है चेंजेस उसमें लाना पड़ता है कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है, तो पहले जमाने में क्या होता था, पहले इन अर्लियर यानी कि कुछ सालों पहले, ठीक है, अगर कुछ सालों पहले की बात की जाए तो वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे पार्ट थे वर्ल्ड के हमारे जहाँ पे वोटिंग राइट सबको नहीं दिया जाता था, यानी कि वहां पे वुमेन्स को और स्लेव्स जो होते थे उनको जो है वोटिंग अधिकार नहीं दिया जाता था। यानी कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1775 के टाइम पे, तो उस समय जो है फ्रांस में वहां पे वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं था। क्लियर। तो जैसे टाइम चेंज हुआ सारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म की तरफ चली गई। ठीक है, और वहां पे जो है बहुत सारे लोग कंट्री में क्या हुआ कि वोटिंग राइट सबको देने लग गए थे लोग, जो रूलर वहां पे होते थे, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। ठीक है, तो अर्लियर टाइम्स में जो है वोटिंग राइट देने का अधिकार सबको नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और ज्यादा चौड़ा होता गया, यानी कि और ज्यादा चौड़ा होता गया डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है, और सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड जो है वो बना वोटिंग राइट्स देने की, सारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स देने का अधिकार। ठीक है, जो वोटिंग राइट्स का अधिकार था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही दिया था सारे अपने सिटीजन्स को। क्लियर। तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जिसने अपने सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया, और सारे सिटीजन्स को दिया। वो कब किया था? 1893 में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेटिक, दे हैव गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। यानी कि आज के टाइम पे जो है वर्ल्ड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की तरफ जा चुका है। डेमोक्रेटिक कंट्री ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने अपना लिया है। ठीक है, और उन्होंने जो है वहां पे सिटीजन्स को बहुत ज्यादा अधिकार दे रखा है। ठीक है, वहां पे अगर डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो डिक्टेटरशिप हो गया चाहे मोनार्किस्ट हो गया, ये सारा ज्यादातर 75 के टाइम पे इंग्लैंड में फ्रांस में हो गया। ठीक है, वहां पे मोनार्कियल गवर्नमेंट था। डिक्टेटरशिप तुम्हारा जर्मनी में चला, पोलैंड में चला। ठीक है, वहां पे ये सब चलता था। फिर टाइम चेंज होता गया, धीरे धीरे जरूरतें बदलती गई। ठीक है, वैसे वैसे जो है डेमोक्रेटिक का मतलब भी बदलता गया, और ज्यादातर आज के टाइम पे लोग जो कंट्रीज है उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। जैसा मैंने बताया था कि जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा चेंज होते रहने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स चेंजेस एंड असिमिलेट्स न्यू मीनिंग्स एज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी। यानी कि ये चेंजेस जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है जरूरतों के हिसाब से, नए नए चीजें चेंज भी लाता है डेमोक्रेसी। ठीक है,
और उन सारे नए चीजों को जो है अपने आप में ढालता भी है डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक है। और जिससे हमें जो इक्वालिटी का जो मतलब है, इक्वालिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, ठीक है। तो जो चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम वो भी एक्सेप्ट करता है डेमोक्रेसी, ठीक। और नए नए चीजें जो है वो अपने अंदर एक्यूमुलेट भी करता है, जिससे हमें जो है इक्वालिटी की एक नई अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि नाम था मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या है एक्चुअली में। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार प्लीज जो पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को चैप्टर का, वहां से आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पे कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो तो ठीक, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ पीपल अक्रॉस वर्ल्ड। यानी कि डेमोक्रेसी ही जो है लोगों की सबसे प्रेफर्ड चॉइस क्यों होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सबसे प्रेफर्ड चॉइस क्यों होती है लोगों की, ठीक है। तो पहला इसका रीजन क्या है, पीपल्स पावर, ठीक है। तो पीपल्स पावर कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है सारा का सारा पावर जो है किसको दिया जाता है, पीपल को दिया जाता है, यानी कि जनता को दिया, यानी कि उसके सिटीजन्स को दिया जाता है, ठीक है। इन वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि अब्राहम लिंकन का जो डेमोक्रेटिक का जो वो क्या डेफिनेशन था, उसका कहना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि जनता की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर द पीपल यानी कि जनता के लिए होना चाहिए, ठीक। और जनता के द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन का कहने का मतलब क्या था, डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट जो है जनता के लिए बना हो, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के लिए बना हो, मतलब गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के लिए हो, फॉर द पीपल यानी कि सिटीजन्स के लिए हो, और बाय द पीपल यानी कि सिटीजन्स के द्वारा बनाया गया हो। क्लियर। द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर होता है किसके पास होता है, वो जनता के पास होता है, यानी सिटीजन्स के पास होता है उस कंट्री के। दिस पावर टू गवर्न इज गिवन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। और ये जो पावर है गवर्न करने का, ठीक है, जो पावर है गवर्न करने का, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई क्लास को दिया जाए या सारे बड़े लोगों को दिया जाए, ठीक है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पावर टू गवर्न करने का मतलब है कि सारे सिटीजन्स, ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जो है वो पावर मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का लड़का हो, चाहे वो गरीब से गरीब लड़का हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, ठीक है। यानी कि पावर जो गवर्न करने का है वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, ठीक है, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भी हो, उसको वोटिंग देने का अधिकार है, यानी कि उसको पावर है गवर्न करने का। क्लियर। इट इम्प्लाइज दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये भी इम्प्लाई करता है कि जो गवर्नमेंट बनती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो किसके लिए काम करती है, वो अपने सिटीजन्स के कल्याण के लिए काम करती है। वेलफेयर मतलब कल्याण, ठीक है। वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के कल्याण के लिए ही काम करेगी। A country's system of democracy works well only if its people participate in freely in the governance। अब देखो किसी भी कंट्री की जो है वो गवर्नेंस, वो गवर्नमेंट कब अच्छा काम, वो सिस्टम है जो गवर्नेंस का, वो कब अच्छा काम करेगा, जब लोग जो है फ्रीली पार्टिसिपेट करेंगे उस गवर्नेंस में, यानी कि लोगों को पूरा का पूरा अधिकार दिया है वोट देने का, ठीक है। और वो फ्रीली, बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के पावर में आकर वो जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं दे रहे, वो फ्रीली वोट दे रहे हैं अपने चॉइस से, उनको जो अच्छा लग रहा है। क्लियर। तो कंट्री का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, वो तभी अच्छा काम करता है जब लोगों को फ्रीली पार्टिसिपेट करने का गवर्नेंस से मौका मिलता है। और वो गवर्नेंस करने का मौका क्या है,
द सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि वो गवर्नेंस करने का तरीका क्या है, इलेक्शंस, यानी कि वो इलेक्शंस में चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शंस हो, उसमें वो लोग फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि और डेमोक्रेसी में जो है जो भी एडल्ट वुमेन है और मेन है उन सबको जो है वोट देने का अधिकार और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का अधिकार मिला हुआ है। क्लियर। इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो चूज करने का अधिकार हो गया। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जो लोग हैं सिटीजन्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नेंस से, उसके जो गवर्नमेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो लोगों के पास ये भी अधिकार होता है कि वो उसको रिमूव कर सकता है अगले इलेक्शंस में, यानी कि लोगों के पास ये भी चॉइस है कि उसको हटा भी सकता है। अगर अपने चॉइस से चूज कर सकता है, अपने इलेक्ट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो अपने चॉइस से जो है उनको हटा भी सकता है अगले इलेक्शंस में। क्लियर। अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ लॉ। एक तो हमारा हो गया पीपल्स पावर, दूसरा फीचर क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ कंट्री आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी लोग जो है बराबर है, चाहे वो किसी भी घर का हो, किसी भी फैमिली का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक कॉमन पीपल हो, ठीक है, चाहे वो नेता हो, चाहे कुछ भी हो, उनके वो सारे के सारे जो है लॉ के सामने बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर। इट इम्प्लाइज दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ कंट्री आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने जो है जो भी सिटीजन्स है, अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़े, ठीक है, प्रेसिडेंट या कॉमन मैन, ठीक है, बूढ़ा लेडीज जो भी है, बच्चे हैं, सबको जो है इक्वल माना जाएगा लॉ के सामने, कानून के सामने। रूल ऑफ लॉ एक और चीज करता है कि वो जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, एविल्स से मतलब कहने का मतलब है बुरी चीजों से, ठीक है, जो बुरी चीजें हैं डेमोक्रेसी में उनसे भी जो है हमें रूल ऑफ लॉ बचाता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी एक ऐसा अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, तो उसके लिए जो है कानून बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो है जो रूल बना हुआ है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अनटचेबिलिटी से, ठीक है, छुआछूत से हमें बचाता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई मुझे छुआछूत के लिए कर रहा है कि मैं तुम्हें मुझे छूने से तुझे वो हो जाएगा या फिर तू नीच जाति का ये कर सकता है, तो इस पे ये जो है ये हमें बचाता है, यानी कि उससे उस बंदे को जो है उस पर्सन को सजा मिल सकती है, ठीक है, ऐसा कहने पे। चाइल्ड मैरिज, यानी कि चाइल्ड मैरिज से बचाता है हमें, यानी चाइल्ड मैरिज के लिए भी अलग अलग रूल बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सती प्रथा, यानी कि सती प्रथा से भी जो हमें बचाता है, इसके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे गए हैं। क्लियर। तो रूल्स ऐसे हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है, जो लोग कानून बने हुए हैं, वो कानून जो है हमें अलग अलग एविल से भी प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। द लॉज इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इज मेड बाय, अब देखो ये जो लॉ सारे बनाए गए हैं, रूल ऑफ लॉ, जो भी लॉ सारी ये सब बनाए गए हैं, अब ये लॉ बनाता कानून बनाता कौन है, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो जो लॉ बनाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन बनाता है, वो पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा बनाया जाता है। और संसद क्या है, संसद एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वहां पे वो लोग बैठते हैं, ठीक है, वहां पे वो मीटिंग करते हैं। यानी कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट वो ऐसी जगह है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारे द्वारा इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे जाकर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और यही जो लोग हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं, वही जो है सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज बनाते हैं, ठीक है। स्टेट असेंबलीज मेक लॉज फॉर द स्टेट्स, और जिस तरह से पार्लियामेंट में यानी कि एमपीज बनाते हैं हमारे कंट्री के लिए, उसी तरह जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो बनाते हैं हमारे स्टेट्स के लिए लॉज, यानी कि जो स्टेट असेंबली ये स्टेट के लिए और ये पूरे कंट्री के लिए, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली एक स्टेट के राज्य के लिए। क्लियर। तो स्टेट असेंबली जो है अलग अलग राज्य के लिए अपना अलग अलग रूल बनाती है। क्लियर। उसी तरह पार्लियामेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए, ठीक है, जो सिटीजन्स राइट्स हो गया, जो ह्यूमन राइट्स हो गया, उन सबको जो है बनाता है और उन सबको जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पीपल्स पावर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको कोशिश करूंगा कि रिजॉल्व कर दूं, ठीक है। और ज्यादा चांस है कि मैं कर ही दूंगा वहां पे,
बट आप अपने जो भी डाउट्स है प्लीज वहां पे रेज करिएगा। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, अब देखो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का मौका मिला, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी कि जब हमें अपने व्हेन वी एंजॉय द राइट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी कि जब हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का जब हमें अधिकार मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, बट सोशल लाइफ ऑफ पीपल कैन स्टिल बी फिल्ड विद इनजस्टिस। जरूरी नहीं है कि अगर हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स मिला हुआ है तो हमारी सोशल जो लाइफ है उसमें पूरी की पूरी डेमोक्रेसी आ चुकी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे इविल्स हैं जो एक सोसाइटी को अनडेमोक्रेटिक करती है, जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो बट सोशल लाइफ ऑफ पीपल कैन स्टिल बी फिल्ड विद इनजस्टिस। यानी कि जाहिर सी बात है कि सोशल लाइफ जो है लोगों की वो इनजस्टिस से भरी हो सकती है, इसके बावजूद भी, जबकि हमें पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिला हुआ है, हमें राइट्स मिला हुआ है उसमें। थर्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम्स मीनिंगफुल ओनली इफ सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है जब उसकी सोसाइटी जो है पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, एविल्स लाइक कास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी दो ऐसे एविल्स हैं। ठीक है, दो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसने सोसाइटी को काफी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक बनाया हुआ था पहले टाइम्स में, यानी कि कुछ सालों पहले की बात हो रही है। ठीक है, नो वन शुड बी गिवन प्रिविलेज ऑफ रिलीजन, कास्ट, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। यानी कि एक तो कास्ट सिस्टम है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई थी। ठीक है, उसी तरह जो अनटचेबिलिटी था, दो ऐसी चीजें थी पहले जमाने में जो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें सोसाइटी में लोगों को करती थी। यानी कि कास्ट के बेसिस पे जो है लोगों को ट्रीट किया जाता था, जैसे कि हमारे पिछले पहले जमाने में था क्या, ब्राह्मण्स, हायर कास्ट के क्षेत्रियाज, ठीक है, शूद्राज और वैश्याज। तो ये जो कास्ट सिस्टम था पहले, ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता था लोगों के सोशल लाइफ पे। यानी कि लोगों को, इसका कहने का मतलब है कि लोगों को वहां पे इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है, पहले जमाने में जाहिर से डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वहां इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं थी। ठीक है, अब जो है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ आ चुका है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आ चुका है, तो ये सब सिस्टम जो है कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को भी जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और उसी तरह एक तो कास्ट सिस्टम हो गया और दूसरा अनटचेबिलिटी हो गया। उसी तरह किसी को भी जो है रिलीजन के बेस पे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ना ही उसके कास्ट के बेस पे मिलना चाहिए, ना ही उसके रेस यानी कलर के, ना ही उसके सेक्स पे, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के एक्सेट्रा। यानी कि इन सब चीजों पे जो है किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहाँ पे किसी को भी जो है प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, सारे के सारे जो है इक्वल बिफोर द लॉ है एंड सबको जो है इक्वल सिटीजन्स को राइट्स मिला हुआ है और सब जो है बराबर इंसान माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ठीक है, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी एबल टू रिमूव ऑल दीज सोशल डिफरेंसेस। और एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है उनका ये फर्ज बनता है कि ये सारी चीजों को जो है रिमूव कर दें। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम पहले था, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम पहले था हमारे इंडिया में, वो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा खत्म, मतलब उसको बिल्कुल भी प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर। ठीक है, प्रतिबंध मतलब कहने का मतलब है जो प्रिविलेजेस मिलते थे उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। ठीक है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, बट कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऐसे हैं जिनको कास्ट के बेस पे हमारा रियायत मिला गया, यानी कि कंसेशन, यानी कि छूट दिया गया उन लोगों को। ठीक है, उनके कंडीशंस को देखते हुए। क्लियर? और जो अनटचेबिलिटी है उसको भी पास्ट में जो है खत्म कर दिया गया है, यानी आज के टाइम पे खत्म कर दिया गया है। हाई क्लास और लो क्लास के बीच में जो है एक वॉल खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कास्ट की चीजें थी पहले वो अब जो है बिल्कुल भी बंद
कर दी गई है, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है आज के टाइम पे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। थर्ड, टुडे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पॉसिबल ओनली विद अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज सोसाइटी, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी एक पॉसिबल हो पाएगा जब वहां की जो सोसाइटी है वो फुल्ली की फुल्ली क्या हो, डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो, यानी कि वहां पे सोसाइटी में भी डेमोक्रेसी हो, साथ साथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है ही है, साथ साथ डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सोसाइटी में भी जो है डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहां पे कोई छुआछूत या फिर कोई कास्ट सिस्टम, ठीक है, या किसी को नीचा दिखाना या किसी हायर क्लास को प्रिविलेज देना, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। यानी कि सबको जो है इक्वल राइट्स मिला हुआ है, तो सबके सब जो है एक समान माने जाएंगे। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार आप लोग जो पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को बुक का, क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, और होमवर्क का, उसको प्लीज आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने ये। और so now we are moving to our next topic and this is the last topic of this chapter, that is economic democracy, यानी कि इकोनॉमी में जो है हमें डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक यानी कि अपने रोजगार का जो है, ठीक है, अपने पैसे कमाने का अधिकार जो है वहां पे हमें पूरा मिलना चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो है हमें पूरा का पूरा बराबर का अधिकार मिलना चाहिए सारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। ऑल शुड बी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट इन मैटर्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड, यानी कि सबको जो है बराबर का, ठीक है, सबको जो है बराबर का फ्री का मतलब फ्री का कहने का मतलब सबको जो है फ्री माइंड, सबको जो है आजादी होनी चाहिए, ठीक है, और सबको जो है अपनी क्षमता मिलनी चाहिए कि वो अपना अर्निंग जो है, अपनी लाइफ जो है वो अपनी तरीके से जी सके, अपने तरीके से पैसे कमा सके, ठीक है, यानी कि अपने खर्च को जो है अपने तरीके से कमा सकें, ठीक है, उतना उनको आजादी, सिटीजन्स को जो है आजादी मिलनी चाहिए। डज इट मीन दैट ऑल शुड अर्न द सेम अमाउंट और दैट ऑल शुड लिव इन द सेम हाउस? क्या जरूरी है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है कि जरूरी है कि जो हमको आजादी मिल रही है, ठीक है, अपने लाइवलीहुड अर्निंग करने के लिए या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है हमें इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, क्या इसका मतलब ये होता है कि सबको जो है बराबर का पैसा मिलना चाहिए या फिर सबको जो है सेम घर में रहना है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इट ओनली मीन्स दैट ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी एम्प्लॉयड और सेटअप देयर बिजनेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि सबको जो है बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए नौकरी करने का और या फिर अपना बिजनेस सेटअप करने का, ठीक है। ये कहता है हमारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहने का मतलब यही है कि सबको जो है अपना नौकरी पाने का और अपना बिजनेस सेटअप करने का बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ये भी मतलब होता है कि कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार यानी कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है, दुर्व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार ना हो, गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो एक्सप्लॉयट नहीं होना चाहिए अपने ऑनर से, यानी कि जो ऑनर्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले ऑनर्स होते हैं, जो फैक्ट्री के ऑनर्स होते हैं और वहां पे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, वहां पे जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो ओनर है, जो मालिक है, वो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, ठीक है, उनके पैसे नहीं छीन सकता, उनके पैसे नहीं मार सकता। क्लियर? पीसेंट्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय लैंडलॉर्ड्स, और जो पीसेंट्स होते हैं यानी कि जो फार्मर जो दूसरों के जमीनों पे काम करते हैं उनको जो है उनपे जो है दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसको? जो मालिक होते हैं जमीन के, ठीक है, लैंड के जमीन के जो मालिक होते हैं उनके द्वारा कोई दुर्व्यवहार उनके जो काम कर रहे हैं नौकर्स उन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, इक्वल वेजेस शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैं हूं और एक दूसरा बंदा है, ठीक है, हम दोनों जो है एक मशीन को चलाते हैं, क्लियर, वो अलग अलग शिफ्ट में, क्लियर,
तो दोनों को जो है पैसा बराबर मिलना चाहिए। अगर मैं 5 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे भी 5 घंटे का पैसा मिलना चाहिए, वो भी 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको भी 5 घंटे का पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इक्वल वेजेस, ई वेजेस कहने का मतलब है इक्वल सैलरीज, पैसा। ठीक है, तो इक्वल पैसे मिलने चाहिए इक्वल काम के लिए। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन के बेसिस पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उतना काम कर रहा हूँ तो उस लड़की को भी या उस औरत को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए, उतना ही काम मिलना चाहिए। क्लियर? देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर बराबर नहीं हो सकता डिफरेंट अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, यानी कि सबको जो है बराबर का पैसा मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैसे का वो बराबर बराबर होना चाहिए उनके बेसिस पे। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है वो 2 चीजों पे बेस करता है। ठीक है, उसका बेसिस क्या है? लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी, और दूसरा है इक्वलिटी, यानी कि इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि इक्वलिटी यानी कि सबको वो है जो बराबर माना जाना चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि एक व्यक्ति की आजादी, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि बराबर का अधिकार, बराबर के चांसेस जो है, ये 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए। क्या क्या? इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि एक व्यक्ति की आजादी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि बराबर का अधिकार। ये 2 चीज ऐसी हैं जो एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती हैं। ठीक है, Thus, a democratic government will be a meaningful only if the citizens are socially equal and इकोनॉमिकली फ्री, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो तभी एक मीनिंगफुल या फिर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कहलाता है जब जो सिटीजन्स हैं उनको जो है सोशली इक्वल माना गया है, यानी कोई भेदभाव नहीं किया गया उनमें सोसाइटी पे, सोसाइटी में जो है उनपे सोसाइटी ने जो है उन पे कोई भेदभाव नहीं किया, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी उनको बराबर मिल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकली फ्री यानी कि इकोनॉमी का उनको बराबर का अधिकार मिल रहा है इकोनॉमी में भी, यानी कि अपना काम चूज करने का, अपना काम चूज करने का उनको अधिकार है, वो अपना बिजनेस सेटअप करने का अधिकार है, और कोई भी ऐसा काम करने का अधिकार है उनपे जो लीगल हो, जिससे वो अपना पैसा कमा सके, जिससे अपने घर बार को चला सके। क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। क्लियर? तो इसका चैप्टर का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से प्लीज जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, और होमवर्क्स प्लीज अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग चेक कर लें। ठीक है, तो हमने जो क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में आइए देख लेते हैं एक बार। पहला पढ़ा हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कौन कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया, एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एक डिक्टेटरशिप। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी होता क्या है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी को जो है ज्यादातर जो लोग हैं डेमोक्रेसी को प्रेफर क्यों करते हैं, तो हमने उसमें पहला पढ़ा पीपल्स चॉइस। ठीक है, उसके बाद पढ़ा सोशल डेमोक्रेसी, और तीसरा हमने पढ़ा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये तीन चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, और सुरक्षित रहिए घर पे, ज्यादा से ज्यादा तभी निकलिए घर पे जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। ठीक है, इसी तरह से जो है हम लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।